बच्चा 11 अंधेरा। वही कुछ याद करके नितिन अनामिका से बोलता है, वैसे आरू तुझे पता है उस चुड़ैल को कॉलेज से निकाल दिया है। उसके पापा को कॉलेज में बुलाया था, वो चुड़ैल तो नहीं आई थी, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी यहाँ आकर सबको फेस करे। वो ये बोल हंसने लगता है लेकिन उसका ध्यान अनामिका पर नहीं जाता है जिसका चेहरा उतरा हुआ था। वही अपने पापा का जिक्र सुनकर अनामिका की आंखों के सामने उसके पापा का चेहरा आ जाता है जब वो बचपन में उनके साथ खेलती थी। फिर सीन चेंज होता है जहां अनामिका उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। अब आगे वही ये सब याद करके अनामिका की आंखों नम हो जाती है और वो खुद से बोलती है, पापा मैं तो आपकी प्रिंसेस थी ना, फिर क्यों हुआ ये सब मेरे साथ। मैंने तो बस थोड़ा सा प्यार मांगा था लेकिन मुझे सिर्फ तकलीफों के अलावा कुछ नहीं मिला। अब मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे नफरत तो नहीं कर सकती क्योंकि आप मेरे पापा हो, लेकिन मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूंगी। वो अभी यही सोच रही थी कि तभी उसके कान में नितिन की आवाज़ पड़ती है जो उसे बाइक में बैठने को बोल रहा था। वही अनामिका भी खुद को नॉर्मल करके नितिन के साथ बाइक पर बैठ जाती है और वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक इंसान अपने हाथ में फोटो फ्रेम थी, उसमें एक आदमी के साथ एक औरत थी। वही उस आदमी की गोद में एक प्यारी सी बच्ची थी जो देखने में किसी डॉल से कम नहीं थी। वही उन कपल के आसपास 5-6 साल के 2 बच्चे खड़े थे, सबके चेहरे पर मुस्कान थी, वो किसी हैप्पी फैमिली से कम नहीं लग रहे थे। वही उस फोटो फ्रेम को देखकर उस आदमी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो उस फ्रेम को गले से लगाकर बोलता है, हम नहीं बचा पाए अपने परिवार को, हमने कितनी कोशिश करी हम आपको ढूंढ सके लेकिन हर बार हम हार रहे हैं। अब हमारी हिम्मत टूटती जा रही है, हमने हमारे अपनों को ही खुद से दूर कर दिया। हम जानते हैं वो हमसे नफरत करते होंगे लेकिन हम क्या करें, हम बहुत मजबूर है, बहुत मजबूर। ऐसी मजबूरी किसी की किस्मत में ना हो, हम उन्हें नहीं छोड़गे जिन्होंने हमें ऐसे जीने पर मजबूर कर दिया। वही आदित्य अपने ऑफिस में काम कर रहा था, थोड़ी देर बाद उसकी मीटिंग थी, वो अभी काम कर ही रहा था कि तभी कोई उसके केबिन का गेट नॉक करता है। आदित्य बिना अपना सर ऊपर करे ही कम इन बोलता है तो करण अंदर आता है और बोलता है, सर क्लाइंट आ गए हैं और मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। वही ये सुन आदित्य हाँ बोलकर अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को बंद कर अपनी जगह से उठता है कि तभी अनामिका की फाइल उसके टकराने से गिर जाती है। वही ये देख आदित्य नीचे झुककर फाइल उठता है तो उससे कुछ पेज गिर जाते हैं। वो एक एक करके पेज उठा ही रहा था कि तभी उसका ध्यान एक पेज पर जाता है। वो उठाकर उसे पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो ये सब पढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी पकड़ उस पेज पर कस जाती है। वो बिना करण की तरफ देखे ही करण से बोलता है, करण क्या तुम्हें ये पता था कि अनामिका जॉब ढूंढ रही है? वही ये सुन करण अपने सर पर मारते हुए बोलता है, हाँ शायद ये मेरे दिमाग से निकल गया था। वही आदित्य उन पेपर्स को देखते हुए बोलता है, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अनामिका उस दिन जितनी भी इंटरव्यू देने गई थी उसे कहीं भी जॉब नहीं मिली। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें साफ लिखा है कि अनामिका बहुत ब्रिलियंट है और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं। फिर ऐसा क्यों? और ये सब तुम मुझे कब बताने वाले थे? तुम सही में किसी काम के नहीं हो, इतनी ज़रूरी बात तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझी। वही आदित्य की बात सुन करण समझ जाता है उससे गड़बड़ हो गई है, ये बात उसे पहले ही बता देनी चाहिए थी। अब उसे डर लग रहा था क्योंकि जो बात वो बताने वाला था वो बहुत ज़रूरी थी। वो हकलाते हुए बोलता है, यार मैं बताना भूल गया था, वो मायरा उसने सबको अनामिका को जॉब देने से मना किया है। वही आदित्य उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, और ये सब तुम मुझे कब बताने वाले थे? तुम बहुत ज़्यादा ही आलसी हो गए हो। अब से तुम मेहता ग्रुप का प्रोजेक्ट हैंडल करोगे और वो मुझे 1 वीक में कंप्लीट चाहिए। और हाँ, अनामिका को कैसे मेरा पर्सनल असिस्टेंट बनाना है ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ, तुम्हारे पास 2 दिन है। ये बोल वो बिना करण की तरफ देखे वहां से निकल जाता है। वही करण तो सदमे में खड़ा था। वही आदित्य के गेट बंद करने की आवाज़ से वो होश में आता है और खुद से बोलता है, यार मानता हूँ भूल गया लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये दिन भर सजा देता रहता है। यार चल अब वरना फिर से फट पड़ेगा। ये बोल वो भी वहां से भाग जाता है। वही दूसरी तरफ अनामिका नितिन घर पहुंच गए थे और वो दनाते हुए घर में घुसते ही चिल्लाने लगते हैं, माँ भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दो ना। वो दोनों यही चिल्ला रहे थे और साथ में लड़ भी रहे थे। वही कांति दादी और स्वाति दक्ष के साथ खेल रहे थे लेकिन जब वो इनकी आवाज़ सुनते हैं तो कांति दादी बोलती है, लो आ गए ये बच्चे, सही में ये किसी 5 साल के बच्चे से छोटे नहीं है, देखो कैसे चिल्ला रहे हैं दोनों, जैसे अगर इन्हें खाना नहीं मिला तो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। वही स्वाति जी भी हंसते हुए बोलती है, हाँ चलिए माँ, बच्चे भूखे होंगे। ये बोल वो दक्ष को लेकर बाहर आती है तो देखती है कि अनामिका और नितिन दोनों कुशन उठाकर एक दूसरे को मार रहे थे। वही के देख कांति दादी उनसे बोलती है, अब अगर तुम दोनों ने लड़ना बंद नहीं किया ना तो तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा। वही उनकी आवाज़ से दोनों का ध्यान उन पर जाता है और दोनों एक साथ बोलते हैं, नहीं। ये सुन सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही कांति दादी हंसते हुए बोलती है, अब तुम दोनों जाओ, फ्रेश होकर आओ, तब तक खाना लगा होगा।
वही ये सुन दोनों स्पीड से दौड़कर भाग जाते हैं। वही दक्ष को तो बहुत मजा आ रहा था, वो बहुत खुश था ये सब देखकर। वही उन्हें ऐसे जाते देख वो खिलखिला कर हंस पड़ता है। वही स्वाति जी कांति दादी से बोलती है, माँ सही में अनामिका जब से आई है हमारे लिए खुशियाँ लेकर आई है। वही कांति दादी भी बोलती है, हाँ तुम्हारी बात सही है बेटा, बस अब हमारे घर में खुशियाँ बनी रहे। फिर वो बोलती है, चल तू ये सब छोड़ खाना लगा दे, बच्चे अभी आते ही होंगे, तू दक्ष को मुझे दे दो। ये बोल वो दक्ष को ले लेती है। वही स्वाति जी भी किचन में चली जाती है। वही थोड़ी देर बाद दोनों फ्रेश होकर आ जाते हैं। अनामिका दादी के कमरे में फ्रेश होने गई थी। वही बाहर आते ही अनामिका दादी के पास आकर बैठ जाती है और दक्ष को उनसे लेकर खुद उसके साथ खेलने लगती है। वही अनामिका दक्ष को गोद में लेते हुए दक्ष से बोलती है, तो बेबी ने मुझे मिस किया। वही दक्ष बड़ी मुस्कान के साथ हाँ में सर हिला देता है और कस के उसे गले लगा लेता है। वही ये देख नितिन मुंह बनाने लगता है और बोलता है, देखो तो कोई तो पहले मुझे देखते ही मुझसे लिपट जाता था, अब किसी को मुझसे प्यार ही नहीं है। वही अनामिका उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, ओ तो कोई जल रहा है, अच्छा है जलो जलो और जलो, लेकिन अब बेबी तो मेरे साथ ही खेलेगा है ना बेबी। वही ये सुन दक्ष हाँ में सर हिलाने लगता है और बोलता है, एंजल गेम। तो अनामिका उसके गाल पर किस करते हुए बोलती है, यस बेबी हम खेलेंगे, पहले हम खाना खा ले। तो दक्ष भी अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोलता है, भूख लगी। तो अनामिका भी बोलती है, ओ बेबी को भूख लगी है, कोई बात नहीं माँ अभी खाना लगा दे, फिर हम जल्दी जल्दी खाना खाएंगे। वही दक्ष भी हाँ में सर हिला देता है। वो लोग अभी बात कर ही रहे थे कि तभी स्वाति जी वहां आकर बोलती है, चलो अब कुछ खा लो वरना तुम दोनों सबका दिमाग ही खा जाओगे। वही दोनों का मुंह बन जाता है, लेकिन खाना ज्यादा जरूरी था इसलिए वो बिना कोई बहस करे तुरंत जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। वही अनामिका अपने साथ साथ अपने हाथ से दक्ष को भी खिला रही थी। वही खाते हुए अनामिका स्वाति जी से बोलती है, माँ सही में आपके हाथ में जादू है, क्या खाना बनाया है, मेरा तो मन करता है बस खाती ही रहूं। वही ये सुन नितिन भी खाते हुए बोलता है, हाँ खाती रह, फिर क्या बस थोड़े दिन में अच्छी खासी मोटी हो जाएगी, फिर मैं तुझे बाइक पर बैठा कर कॉलेज भी नहीं ले जा पाऊंगा, फिर तू कैसे गोलू मोलू लगेगी एकदम पांडा जैसी। वही ये सुना अनामिका गुस्से से उसे घूरती है और बोलती है, भाई अब अपने मेरा मजाक बनाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही दक्ष भी गुस्से से नितिन को घूर रहा था और बोलता है, तातू मेरी एंजल तो परेशान मत करो। वही नितिन घूरते हुए उसे बोलता है, ओ ये छोटे चूजे तुमने पार्टी कब बदल ली, रुको तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वही अनामिका उसे घूरते हुए बोलती है, मेरे बेबी को अगर अपने परेशान किया था तो याद रखना मैं क्या क्या कर सकती हूँ, याद है ना मैं कॉलेज में कैसे आपको परेशान करती थी, मैंने बस थोड़ा सा ब्रेक लिया है लेकिन लगता है मेरी खामोशी को अपने मेरी हार समझ ली है, लेकिन अब मुझे बताना पड़ेगा कि अनामिका क्या चीज़ है। वही जब नितिन अनामिका की बात सुनता है तो उसके दिमाग में फ्लैशबैक चलने लगते हैं, कैसे कैसे अनामिका ने उसे परेशान किया था ये याद करके वो चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं। तभी उसका ध्यान अपने आसपास जाता है जहां सब उसे ही अजीब नज़रों से देख रहे थे। वही अनामिका समझ जाती है कि नितिन के दिमाग में क्या चल रहा है और ये देख उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है और वो नितिन से बोलती है, भाई डरो मत, वो सब मैं अभी नहीं करूंगी, जब आप मुझे और मेरे चैम्प को परेशान करोगे तब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। वही नितिन बोलता है, हाँ मैं समझ गया, अब धमकाने की जरूरत नहीं है, जब देखो तब मुझे डराती रहती है। वही खाना खाने के बाद अनामिका दक्ष और नितिन लुका छुपी खेलने लगते हैं। वो लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। वही स्वाति जी और कांति दादी उन्हें ये सब करते देख रही थी। वही अब टर्न नितिन का था तो वही अनामिका दक्ष के साथ नरेश जी के कमरे में जाकर उनके बेड के साइड में जाकर छुप जाती है। वही अनामिका आज दिन भर भगा दौड़ी की वजह से वहां छुपते ही सो जाती है। वही दक्ष जो अनामिका की गोद में ही था वो भी सो जाता है। वही सोते हुए अनामिका कब नरेश जी का हाथ पकड़ लेती है इसे पता ही नहीं चलता है। वही नरेश जी जो जगे हुए ही थे वो अपना हाथ उठाकर अनामिका के सर पर हाथ फेरना चाहते थे, वो उसे अपनी बेटी बोलना चाहते थे, वो पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन उनका शरीर साथ ही नहीं दे रहा था। उसकी आंखों से आंसू की बूंद निकलकर बह रही थी। वो आज बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे, उन्हें आज अपनी हालात पर बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहे थे। फाइनली उनका हाथ धीरे धीरे करके कांपते हुए उठ जाता है और वो अपना हाथ अनामिका के सर पर रख कर सहलाने लगते हैं और फाइनली उनके मुंह से निकलता है, बेटा। ये वो पहला शब्द था जो उन्होंने कोमा में जाने के बाद इतने सालों बाद बोले थे। वही उनका शरीर धीरे धीरे हिल रहा था और वो प्यार से अनामिका के सर पर हाथ फेर रहे थे। अभी वो ये कर ही रहे थे कि तभी नितिन अनामिका को ढूंढते हुए वहां आया ही था कि तभी उसका ध्यान जैसे ही कमरे में जाता है तो वो चिल्लाता है, पापा।
वहीं नितिन की आवाज बहुत तेज थी जिसे स्वाति जी और कांति जी ने भी सुन ली थी। वो दोनों भी डर गए थे और तुरंत भागकर उनके पास जाते हैं। वहीं अनामिका जो दक्ष को अपनी गोद में लेकर सो रही थी, उसकी आंख भी खुल जाती है और वो इधर उधर देखकर अभी समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी उसे अपने सर पर किसी का हाथ फील होता है। वो जैसे ही ऊपर देखती है तो हैरान रह जाती है। वहीं नितिन की आवाज बहुत तेज थी जिसे स्वाति जी और कांति जी ने भी सुन ली थी। वो दोनों भी डर गए थे और तुरंत भागकर उनके पास जाते हैं। वहीं अनामिका जो दक्ष को अपनी गोद में लेकर सो रही थी, उसकी आंख भी खुल जाती है और वो इधर उधर देखकर अभी समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी उसे अपने सर पर किसी का हाथ फील होता है। वो जैसे ही ऊपर देखती है तो हैरान रह जाती है। अब आगे, क्योंकि उसके सर पर नरेश जी का हाथ था और वो उसके सर को सहला रहे थे और वो कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन उन्हें दिक्कत हो रही थी। वहीं बाकी सब तो हैरानी और खुशी के साथ उन्हें ही देख रहे थे, क्योंकि इतने टाइम बाद उन्होंने रिएक्ट किया था। वो कोशिश कर ही रहे थे कि तभी उनके मुंह से निकलता है मीरा। इसके साथ वो बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को बहुत एग्जॉस्ट कर लिया था। वहीं उन्हें ऐसे बेहोश होते देख सब घबरा जाते हैं। वहीं स्वाति जी, नितिन और कांति दादी तुरंत भागकर उनके पास आते हैं और उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं नितिन तुरंत फोन निकालता है और डॉक्टर को कॉल करके वहां बुला लेता है। वहीं इंडिया से बाहर लंदन में एक कंपनी की टॉप फ्लोर पर एक इंसान कांच के बाहर देख रहा था। वो अपनी किसी और ही सोच में खोया हुआ था। तभी कोई हड़बड़ाते हुए उसके केबिन में आता है बिना नॉक करे। वही वो इंसान जो कहीं खोया हुआ था। ऐसी किसी को अपने केबिन गेट के खुलने की आवाज से वो गुस्सा हो जाता है। वो पलटकर कुछ बोलने ही वाला था कि सामने वाले इंसान को देखकर वो शांत हो जाता है। वही वो इंसान जो अंदर आया था वो हड़बड़ाते हुए बोलता है, भाई उस लड़की की सच्चाई सबके सामने आ गई है और ये भी डिसाइड किया गया है कि उसके नाम के पीछे से वो सरनेम भी वापस ले लेंगे। मैं बहुत खुश हूँ, उस चुड़ैल को फाइनली सजा मिल रही है। लेकिन वो सामने वाला इंसान ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता है, जैसे ये बात उसके लिए ज्यादा मायने ही नहीं रखती है। वही अपने भाई को अभी भी इतना शांत देख उस इंसान को समझ ही नहीं आता है उसके भाई के मन में चल क्या रहा है। इसलिए वो अभी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी कोई केबिन में नॉक करता है। वही वो इंसान अंदर आने को बोलता है। तभी दो लोग अंदर आते हैं, उनमें से एक लड़की थी और एक लड़का। वो अंदर आते हैं, उनके चेहरे पर बहुत अजीब से एक्सप्रेशन थे। वो दोनों अंदर आते हैं। वही वो इंसान उन्हें देखते हुए बोलता है, तुम दोनों यहाँ, क्या कोई न्यूज़ है? वही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर बोलते हैं, हाँ भाई, उन्होंने किसी से कांटेक्ट किया है, वो लोग मिलने वाले हैं, अब हमने क्या करना है। वही दूसरा इंसान जो उस केबिन में था, वो जब उन दोनों की बात सुनता है तो हड़बड़ाते हुए बोलता है, सितारा, समर, अगर ये सच है तो हमें हमारे आदमियों को उनके पीछे लगा देना चाहिए। अभी उसने इतना ही कहा था। तभी वो आदमी जो अब तक शांत हो बोलता है, कार्तिक, जहाँ तक हमने इतना सब्र किया है तो थोड़ा और कर लो। हम जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, वरना हमारे इतने साल की मेहनत बर्बाद हो सकती है। वही कार्तिक चिढ़ते हुए बोलता है, मानस भाई, और कब तक? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या आपका मन नहीं होता है प्रिंसेस से मिलने का? मैं अब और उसकी नाजरगी और गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ये बोल वो वहां से चला जाता है बिना किसी की तरफ देखे। वही कोई उसे नहीं रोकता है। वही उसके जाने के बाद सितारा मानस से बोलती है, भाई कार्तिक भाई सही बोल रहे हैं, कब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे? हम सब तो फिर भी यहाँ है, लेकिन अनामिका दीदी वहाँ अकेली है और खुद अकेले सबसे लड़ रही है। जब उन्हें हमारी ज़रूरत थी हम उन्हें अकेले छोड़ आए थे लड़ने के लिए, वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। वही मानस गहरी सांस लेती है और वापस से कांच के बाहर देखने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है, सितारा, उस वक्त जो सही था हमने वो किया, क्योंकि तुम जानती हो अगर हम उस वक्त गुड़िया को छोड़कर नहीं आते तो वो सब बर्बाद कर देती। अभी भी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, जब तक हम उन्हें नहीं ढूंढ लेते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भले ही हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हम खाली हाथ है। वही समर बोलता है, भाई डोंट वरी, हम सब ठीक कर देंगे, फिर गुड़िया भी हमें माफ कर देगी। वही मानस इस बात का कोई जवाब नहीं देता है, बस बाहर देखता रहता है। वही सितारा और समर भी उन्हें उस वक्त अकेले छोड़ना ही सही समझते हैं, इसलिए वो केबिन से चले जाते हैं। वही उनके जाने के बाद मानस अपनी आंखों की नमी छुपते हुए बोलता है, आई मिस यू गुड़िया। वही दूसरी तरफ आदित्य करण बेसमेंट में बैठे हुए थे। उनके सामने कुछ लागों को तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा था। वही उन्हें मारते हुए बहुत वक्त हो गया था, उन सब की हालत बहुत खराब हो गई थी। वही बहुत देर तक उन्हें मारने के बाद आदित्य अपने गार्ड्स को रुकने को बोलता है और उठकर उनके पास जाता है और उनके हेड के सर को पकड़कर अपने चेहरे के सामने लाकर एक एक शब्द चबाते हुए बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉल के साथ गलत करने के? कि इसकी सजा मिलेगी, बहुत भयानक मिलेगी। ये बोल वो डरावनी तरीके से हंसने लगता है। वहां खड़ा हर कोई आदित्य का ये रूप देखकर डर गया था, यहाँ तक वो गुंडे भी। वही आदित्य अपने बॉडीगार्ड को वापस से उन्हें मारने की बोल देता है और करण के साथ बेसमेंट से निकलकर अपने पैलेस की तरफ बढ़ जाता है।
जैसे ही वो पैलेस में पहुंचता है तो देखता है एक लड़का और एक लड़की पहले से ही हॉल में बैठे हुए थे। वही आदित्य जैसे ही वहां पहुंचता है तो वहां बैठे लड़के की नज़र जैसे ही आदित्य पर पड़ती है तो खुश होकर अपनी जगह से उठकर आदित्य के पास जाता है और उसे गले लगाते हुए बोलता है, भाई सही में मैंने तुझे बहुत मिस किया। वही आदित्य उसे खुद से अलग करता है और घूरते हुए उसे बोलता है, मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे टच करे। वही ये कोई और नहीं श्लोक था, उसका मुंह बन जाता है। वही वो लड़की बस एकटक आदित्य को ही देख रही थी जैसे उसे देखने में खो गई हो। तभी श्लोक को उसकी याद आती है और वो उसे आवाज देते हुए बोलता है, इवा तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें भी तो आदित्य से मिलना था, इसलिए मेरे साथ इंडिया आए हो तो मिल लो। वही अपने भाई की बात सुनकर ईवा के चेहरे और मुस्कान आ जाती है और शर्म भी। वो धीरे से चल के उसके पास जाती है और आदित्य के सामने अपना हाथ बढ़ाकर उसे हेलो करती है। लेकिन आदित्य बिना किसी एक्सप्रेशन के और बिना उससे हाथ मिलाए सिर्फ हेलो बोल देता है। वही ये देख ईवा ऑकवर्ड हो जाती है और धीरे से अपना हाथ वापस पीछे खींच लेती है। वही श्लोक जानता था कि उसके दोस्त को पसंद नहीं कि कोई लड़की उसके करीब आए। वही श्लोक आदित्य से बोलता है, यार आदि हम लोग आज ही आए हैं तो क्या हम आज यहाँ रुक सकते हैं? देख मुझे पता है तुझे पसंद नहीं है कि कोई लड़की तेरे यहाँ रुके, लेकिन मैं ईवा को अकेले नहीं भेज सकता हूँ, तो क्या वो भी आज हमारे साथ रुक सकती है? वही आदित्य श्लोक को मना नहीं कर पाता है और हाँ बोल देता है। वो लोग अभी आगे कुछ बात करते इससे पहले ही आदित्य का फोन बजने लगता है। वो अपना फोन निकाल कर देखता है तो डॉक्टर का कॉल आया था। वो उन दोनों को एक्सक्यूज करके कॉल अटेंड करता है तो सामने से कुछ कहा जाता है। जैसे जैसे आदित्य उनकी बात सुन रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे पर टेंशन देखी जा सकती थी। वो थोड़ी देर बात करने के बाद फोन रखता है। वही श्लोक ने उसके चेहरे और टेंशन देखी थी इसलिए वो कुछ पूछना चाहता था, लेकिन तब तक आदित्य बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। उसके साथ करण भी आदित्य के साथ था। वही ये सब ईवा को अच्छा नहीं लगता है और श्लोक उसके एक्सप्रेशन देख लेता है। वही ईवा श्लोक से बोलती है, भाई अपने बात क्यों नहीं करी? आप जानते हो ना मैं आदित्य को पसंद करती हूँ और अगर आप उससे बात करोगे तो वो जरूर मुझसे शादी करने को तैयार हो जाएगा। वही श्लोक उसकी बात सुन झलाते हुए बोलता है, ईवा मैं उसे तुमसे प्यार करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। ये फीलिंग्स होती है जो वो तेरे लिए फील नहीं करता है और चाहे मैं जो भी करूँ वो कभी तैयार नहीं होगा। वही ये सुन ईवा का चेहरा उतर जाता है। ये चीज श्लोक भी देख लेता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो किसी को जबरदस्ती प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। तभी वहां एक सर्वेंट आ जाता है और दोनों को गेस्ट रूम में ले जाता है फ्रेश होने के लिए। वही दूसरी तरफ नरेश जी बेड पर लेटे हुए थे। उन्हें होश आ गया था और वो अब मूवमेंट भी कर पा रहे थे और धीरे धीरे वो बोल भी रहे थे। वही बाकी सब बहुत खुश थे उनके होश में आने से। वहाँ डॉक्टर भी थे जो उन्हें चेक कर रहे थे। वही नरेश जी ने अभी भी एक हाथ से अनामिका का हाथ पकड़ रखा था, जैसे अगर उसने उसे छोड़ा तो वो उसे छोड़ चली जाएगी। वही अनामिका के साथ दक्ष भी बैठा हुआ था। वो शांति से हर कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। वही डॉक्टर चेकअप कंप्लीट करने के बाद सबको देखते हुए बोलते हैं, अब नरेश जी ठीक है। इतने टाइम से कोमा में होने की वजह से इनको चलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इन्हें 1 महीने बहुत ध्यान रखना होगा, प्रॉपर डाइट और सुबह शाम एक्सरसाइज और वॉक करना होगा। मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी है, आप इसे मंगवा लीजिए। मैंने इसमें लिख भी दिया है उसे कैसे देना है, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। वही डॉक्टर की बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। वही नितिन डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लेता है और उन्हें बाहर छोड़ने उसके साथ बाहर चला जाता है। वही उनके जाने के बाद कांति दादी नरेश जी के पास बैठ जाती है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती है और बोलती है, तूने बहुत टाइम लगा दिया जगने में। कोई अपनी माँ को ऐसे परेशान करता है क्या? सही में तुमसे बात ही नहीं करूंगी। वही नरेश जी उनकर हाथ को पकड़कर बोलते हैं, माँ बहुत परेशान कर दिया ना मैंने आपको। ठीक है अब मैं ठीक हो गया हूँ तो आपकी एक एक शिकायत दूर कर दूंगा। वही कांति जी वही बैठी थी कि तभी वो स्वाति जी को आगे बुलाते हुए बोलती है, बेटा तुम भी मिल लो, अपने पति से शिकायत कर लो, तुम्हारा हक बनता है। आखिर इसने बहुत परेशान किया है ना इसने तुम्हें। वही तभी वहां नितिन भी दवाएं लेकर आ गया था। वो भी बोलता है, दादी मुझे भी पापा से बहुत सारी शिकायत करनी है। ये तो इतने टाइम से आराम कर रहे थे और माँ मुझे परेशान करती थी, और आपकी ये बेटी पता है क्या क्या करती थी मुझे परेशान करने के लिए। अब आप ठीक हो गए हो ना तो एक एक दिन रोज मैं आपको इसकी शिकायत सुनाऊंगा। वही अनामिका जो अभी तक बहुत शांत बैठी थी वो चिढ़ते हुए बोलती है, भाई मुझे परेशान करना बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही नरेश जी भी बोलते हैं, खबरदार तुमने अगर बेटी को परेशान किया तो मेरी बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जान है, तुम मुझसे नहीं बच पाओगे, बहुत मार पड़ेगी आज तुम्हें मुझसे। वही नितिन मुंह बनाते हुए बोलता है, यहाँ तो कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है, लगता है सब मुझे मंदिर से उठाकर लाए हैं। वही ये सुनकर स्वाति जी हंसते हुए बोलती है, बेटा तुम्हारी आधी बात तो सही है और आधी गलत, क्योंकि हमने तुम्हें मंदिर से नहीं कचरे से उठाया था।
वही उनकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। वही नितिन भी पहले मुंह बनाता है, लेकिन जब सबको इतना खुल के हंसते मुस्कुराते हुए देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अब सब सही हो रहा है। वही दक्ष जो ये सब देख ही रहा था, उसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। वो अनामिका की तरफ देखकर बोलता है, एंजल दादू उठ गए, अब वो हमारे साथ खेलेंगे। वही उनकी बात सुनकर अनामिका बोलती है, बेबी तुम दादू से ही पूछ लो। वही ये सुन दक्ष अनामिका की साइड से हटकर नरेश जी के सामने आकर बैठ जाता है और उन्हें घूर घूर कर देखने लगता है। वही नरेश जी को दक्ष में अपनी बेटी मीरा का अक्ष दिख रहा था, जिसे देख उनकी आंखें नम हो जाती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेते हैं। फिर वो दक्ष को अपने पास बुलाते हैं तो दक्ष उनके पास जाता है तो नरेश जी उनसे बोलते हैं, आप हमें जानते हो? तो दक्ष हमें सर हिलाते हुए बोलता है, चाचू लेकर आते थे आपसे मिलाने। वही नरेश जी बहुत खुश थे अपने परिवार के साथ। वही अनामिका को अच्छा लग रहा था ये सब देखकर, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन भी था। भले ही उसने इसे अपना मान लिया था, लेकिन उसका खुद का भी तो एक परिवार था जिसके लिए वो मायने ही नहीं रखती है। लेकिन ये बात कितनी सही है कितनी गलत, ये तो टाइम के साथ ही पता चलेगा। अभी वो ये सब सोची कि तभी उसके फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। ये देख वो वहाँ बैठे किसी को भी बिना डिस्टर्ब करे कमरे से निकलकर बालकनी पर चली जाती है। वही कमरे में सब हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी कोई डोरबेल बजाता है। वही ये आवाज़ सुन नितिन गेट खोलने चला जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिए। या क्रेडिट ऑथर को जाता है।